हम बहुत ही बदनसीब माँ बाप हैं जिसके भाग्य में औलाद का सुख होते हुए भी उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। कौन माँ बाप चाहेगा कि उसका होने वाला औलाद पूरी उम्र किसी की गुलामी करे। अब कर भी क्या सकते हैं फुलवंती, हमारे होने वाले औलाद की किस्मत में यही लिखा है। इतनी बातें करने के बाद दोनों रोने लगते हैं। बिगन और फुलवंती दोनों पति पत्नी थे। जैसे ही फुलवंती को पता चलता है कि वो गर्भवती है, वो ये बात अपने पति को बताती है। ये खबर सुनते ही दोनों काफी डर जाते हैं। दरअसल दोनों पति पत्नी बंधुआ मजदूर की तरह गिरधर सेठ के यहाँ काम करते थे। बिगन के पिता ने गिरधर सेठ से कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिया था। ब्याज का पैसा इतना ज्यादा हो गया था कि समय रहते उसको चुका न सके और उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी सजा बिगन और उसकी पत्नी को मिल गई। अब उसका होने वाला बच्चा भी गिरधर सेठ के यहाँ जीवन भर गुलामी करेगा। दोनों को अपने होने वाले बच्चे के भविष्य साफ साफ दिख रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका होने वाला बच्चा भी अपने बाप दादा के गुनाहों की सजा भुगते। ऐसा सिर्फ बिगन के परिवार के साथ नहीं था, ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिस पर गिरधर सेठ ब्याज के नाम पर उससे आजीवन गुलामी करवाता था। वो एकदम निर्दयी किस्म का इंसान था। ना तो उसके मन में किसी के लिए दया थी और ना ही किसी का डर। किसी को भी सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी और गलती से कोई उसके खिलाफ कुछ बोल भी देता तो वो अपने आदमियों को भेजकर सबको मरवा देता था। इसलिए डर से कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता था और सेठ लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपना काम करवाता था। मदन भी सेठ का बंधुआ मजदूर था। एक दिन सभी मजदूर काम कर रहे थे, तभी मदन काम करने से इनकार कर देता है। मैं काम नहीं करूँगा, मेरी पत्नी बीमार है, मुझे उसकी देखभाल के लिए उसके पास रहना पड़ेगा। इसमें काम छोड़ने की क्या जरूरत है? काम करने के बाद अपनी बीवी की देखभाल कर लेना। जो तेरा काम है वो तो तुझे ही करना पड़ेगा। मैं इस तरह से जीवन भर आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। काम तो तुझे करना पड़ेगा। तेरे बाप ने जो उधारी ली थी वो कौन चुकाएगा? जितना उधारी था सब मैंने काम करके चुका दिया, अब मैं काम नहीं करूँगा। तू काम कैसे नहीं करेगा? अरे ब्याज सहित इतने कर्ज है कि पूरी उम्र भी काम करेगा तो भी कर्ज खत्म नहीं होगा। उसके लिए तेरी होने वाली औलाद भी काम करेगी। ये तो गलत है मालिक, छोटे से कर्ज के लिए आप पूरी उम्र काम करवा रहे हो। ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। मैं काम नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के आगे कुछ बोलने की? अब मैं तेरे साथ इंसाफ करूंगा। तुझे काम नहीं करना है ना, तो ठीक है, आज से तू एक भी काम नहीं करेगा। तुझे हमेशा के लिए आराम दे देता हूँ। इतना बोलकर सेठ अपने आदमियों से मदन को मारने का इशारा करता है। सेठ के सभी आदमी लाठी डंडा लेकर मदन को मारना शुरू कर देते हैं। मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे चोट लग रही है। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? बाकी लोगों को सबक मिलेगा। कोई मेरे फैसले के आगे दोबारा सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी मजदूर वहीं थे, लेकिन डर से किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। लेकिन हिम्मत करके फुलवंती सेठ से बोलती है, मालिक छोड़ दीजिए, बेचारा मर जाएगा। इसकी बीवी बीमार है, वो किसके सहारे रहेगी। ये तो इसे पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें किसने कहा मेरे फैसले के बीच में बोलने के लिए? ज्यादा दया आ रही है तो तुम्हें भी इसके साथ भेज देता हूँ। इतना सुनते ही फुलवंती चुप हो जाती है। इधर मदन को लाठी डंडे से मार मार कर सेठ के आदमी उसे मौत के घाट उतार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही सभी मजदूर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कैसा कसाई सेठ है, बिना किसी कसूर के मदन को मार डाला। हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमारे सामने ही हमारे साथी को मार दिया गया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। करते भी क्या? देखा नहीं कैसे फुलवंती को उसने चुप करा दिया। सबको अपनी जान प्यारी है, उस सेठ के बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। इतनी बात करने के बाद डरे सहमे मजदूर अपने काम में लग जाते हैं। काम खत्म करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद फुलवंती अपने पति से बोली, सुनिए जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब तो कुछ भी हो जाए, ये सब देखने के बाद मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ये क्या बोल रही हो? पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है किसी और के डर से मैं अपने बच्चे को क्यों मार दूं? वो बच्चा अपनी किस्मत से आ रहा है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तुम ज्यादा मत सोचो, हम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे। इतना बोलकर वो फुलवंती को समझाना चाहता है, लेकिन फिर भी फुलवंती उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। तभी बिगन
बिगन उससे बोलता है। मेरे पास एक उपाय है। मैं अभी ये बात तुमसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हो, इसलिए तुम्हारा डर कम करने के लिए ये बता रहा हूँ। कैसा उपाय जी? मैं सोच रहा हूँ किसी तरह हमारा बच्चा अगर सेठ के घर में पहुँच गया तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। कैसे बाप है, आप दुश्मन के पास अपना बच्चा भेजेंगे? ये तो वही बात हो गई, सामने से जाकर शेर के मुंह में हाथ डालना। अरे पूरी बात तो सुनो। वो सेठ नुकसान तो तब पहुंचाएगा ना जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा किसका है। अगर उसे बच्चे की असलियत का पता ही ना चले तो वो इसे अपने पास रख लेगा। आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैं छुपकर अपने बच्चे को सेठ के घर में पहुंचा दूंगा और अनजाने में वो सेठ बच्चे को अपनाकर उसकी परवरिश करेगा। तो ऐसे में कोई अपने ही बच्चे को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। सही वक्त आने पर मैं अपने बच्चे को सब बता दूंगा। गलती से भी उस सेठ को ये राज का पता लग गया तो वो हमें मार डालेगा। अपने बच्चे के लिए इतना खतरा तो उठाना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना हम बच्चे को अपने पास रख सकते हैं और ना ही कोई ऐसा है जिसे हम अपने बच्चे की परवरिश के लिए दे सके। तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और जब उस सेठ को कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतना जानने के बाद फुलवंती को थोड़ी तसल्ली हुई और वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन से फुलवंती अपने काम में लग जाती है और वो वैसे ही गिरधर सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगती है जैसे वो पहले किया करती थी। कुछ समय बीत गए, बच्चे को जन्म देने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, इसलिए बिगन अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, मैं चाह रहा हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ, क्योंकि अगर वहाँ रही तो किसी को हमारे बच्चे के बारे में पता नहीं चलेगा। हम जो बोलेंगे वही मानना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ रही तो सेठ को हमारे बच्चे के बारे में सब पता चल जाएगा। हम उनसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोलकर उसकी पत्नी अपने मायके के लिए निकल जाती है और बिगन जमींदार के यहाँ काम करने चला जाता है। कुछ ही दिन बाद बिगन के ससुराल से फुलवंती की एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था उसने एक बेटे को जन्म दिया है। ये पढ़ते ही बिगन के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसी रात अपनी पत्नी को लेने उसके मायके चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। वाह फुलवंती, कितना प्यारा बेटा है हमारा। इसके नैन नक्श देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन क्या फायदा जी, अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास नहीं रख सकते। क्या हुआ जो हमारे पास नहीं रहेगा? हमारा बच्चा है, आज न कल तो हमारे पास ही आना है। हम दोनों तो उसके साथ ही रहेंगे। हमें तो सेठ के यहाँ ही मजदूरी करनी है, तो जाने अनजाने हम अपने बच्चे के आस पास ही रहेंगे। इतना समझा कर वो अपनी पत्नी को उसी रात अपने गांव ले आता है। अब देखना ये है कि क्या बिगन के प्लान का पता गिरधर सेठ को लग जाएगा या बिगन का प्लान कामयाब हो जाएगा। जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।